नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। आपको याद ही होगा ये नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था और उनके समय भारत में हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ था। और आज के दौर में जब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक नया बिल लेकर आए हैं, जिसका पूरे देश भर में कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध के कारण उनकी ही पार्टी की कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे दिया है। बच्चों, इस बिल को 5 जून को अध्यादेश के रूप में लाया गया था। अध्यादेश उसे कहा जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस दौरान सरकार को लगता है कि कोई कानून देश हित के लिए है तो वो ऐसे में अध्यादेश ला सकती है। और इस अध्यादेश को जब संसद का सत्र शुरू होता है तब उसे सदन में रखना होता है और ऐसा ही वर्तमान मोदी सरकार ने भी किया। वो इस बिल को लोकसभा में पारित करवा चुकी है और इसके साथ ही इस बिल के जो 2 भाग हैं उन्हें वो राज्यसभा में भी पास करवा चुकी है। बच्चों, जो ये बिल है और इसके जो ये नियम या कानून है, इनके नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 एंड द एसेंशियल्स कमोडिटीज बिल 2020। इस तरह से ये 3 बिल है जिनके द्वारा मोदी सरकार चाहती है कि किसानों को सशक्त किया जाए। लेकिन फिर इन बिल का विरोध क्यों हो रहा है, और विशेष रूप से उन राज्यों में जो कि कृषि प्रधान राज्य हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। इन बिलों के विरोध का जो मुख्य कारण है उसमें से एक डर किसानों को ये सता रहा है कि इससे भारत में कृषि क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर का आधिपत्य हो जाएगा। और तो और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी किसानों को सही बात नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। हम बच्चों यहाँ आपको इस बिल से संबंधित बात बताने का प्रयास करेंगे। इस बिल में जो पहली चीज़ है उसमें किसानों के ऊपर जो अब तक नियंत्रण था कि वो सिर्फ अपने राज्य की मंडी में ही अपने अनाज को बेच सकते हैं और वहाँ मंडी में बेचने पर भी उन्हें उन आड़तियों को ही अपना सामान बेचना पड़ता था और इसके लिए उन्हें अपने दूर दराज के क्षेत्रों से ट्रैक्टर ट्रकों में वो सामान भर कर लेकर आते थे और फिर इन मंडियों में वो बेचते थे, जहाँ उन्हें कुछ मात्रा में टैक्स भी देना पड़ता था। लेकिन इसके बदले उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी अनाज की कीमत मिल जाती थी। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को MSP भी कहा जाता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका उद्देश्य ये है कि इससे किसानों को सशक्त बनाया जाता है, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है यहाँ अगर बम्पर फसल हो जाती है तो स्थिति क्या होती है, कीमतों में गिरावट आ जाती है और अगर कम फसल होती है तब भी किसानों को अधिक लाभ नहीं होता है। तो ऐसे में इन दोनों ही स्थितियों में किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए सरकार जब फसल बोई जाती है तब ये MSP की घोषणा कर देती है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाती है। और मार्केट में अगर इनकी डिमांड कम हो या कम फसल हो या अधिक फसल हो जाए तब भी किसानों को नुकसान ना पहुँचे और ऐसे में किसान सशक्त रहता है। लेकिन साथियों, क्या सभी किसान इन मंडियों तक पहुंच पाते हैं? नहीं, आज भी देश के लगभग 10% किसान ही इन मंडियों तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश किसान छोटे स्तर के किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं और ऐसे में वो
मंडियों तक जाने का खर्चा वहन ही नहीं कर पाते और उन्हें वहीं बड़े किसानों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। ऐसे में वर्तमान सरकार का ये प्रयास है कि देश के चाहे अमीर किसान हो चाहे गरीब किसान हो, इन दोनों के पास एक से अधिक विकल्प हो। आप मार्केट में जाते हो, वहाँ एक ही दुकान से आपको सारा सामान लेना पड़े, लेकिन वहीं आपके पास एक से अधिक दुकानें हो जहाँ आप अपने सामान को बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे? क्या आप एक विकल्प अपनाएंगे या एक से अधिक, जहाँ आपको चीज़ों को देखने और समझने के लिए हर चीज़ की सुविधा मिले, उस विकल्प को अपनाएंगे? तो ऐसा ही विकल्प भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए रखा जा रहा है कि उनकी इच्छा हो तो वो मंडी में अपना सामान बेचे और उनकी इच्छा हो तो वो मंडी से बाहर, चाहे अपने राज्य में या देश के किसी भी भाग में, अपनी फसल को किसी भी व्यक्ति विशेष को बेच सकता है। उसके ऊपर अब कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और जहां नियंत्रण नहीं रहेगा वहां उसका शोषण भी नहीं होगा। इसके अलावा जो इसका दूसरा नियम है, जिसमें द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसान अपनी फसल बोने से पहले ही उसको एग्रीमेंट के द्वारा सुरक्षा प्रदान कर सकता है और इसमें उसकी जो लागत होगी उससे 50% अधिक की दर से उसे उस मुनाफे के साथ उस किसान की फसल की रकम या उसकी कीमत जोड़ी जाएगी। इससे किसान, जो हमारे देश की कृषि है, जो विशेष रूप से मानसून पर निर्भर है, कभी सूखा, कभी अकाल या कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि, कभी इसी साल आपने देखा टिड्डियों के आक्रमण या उनका हमला, तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती है जिससे कृषि क्षेत्र अक्सर संकट में रहता है। तो इन सारी परिस्थितियों से किसान को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से इस बिल के द्वारा किसान को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल के पक्ष में कई तर्क रखे हैं और तो और भारत सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को भी या उनकी सिफारिशों को भी इस बिल में जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ किसानों को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये डराने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो अपना सामान बाहर बेचेंगे तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो योजना है उसे समाप्त कर सकती है और जो मंडियां हैं वो भी समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, किसानों के पास ये विकल्प रहेगा कि वो अपने सामान को कहीं भी किसी को भी बेच सकती है, यानी जहां उसे मुनाफा हो वहां वो अपने सामान को बेच सकती है। तो इस तरह से जो मंडियों के द्वारा FCI सामान उनका खरीदती थी, उसके अलावा भी अन्य संस्थाएं या अन्य व्यक्ति विशेष भी उनका सामान खरीद सकेंगे और किसान आड़तियों, एजेंट या दलालों के चंगुल से बच सकेंगे और अपने आप को एक सशक्त किसान के रूप में बना सकेंगे। तो इसलिए इस बिल के समक्ष जो ये विरोध हो रहा है, इस विरोध को दूर करने का भी सरकार को प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास के लिए उन्हें इस बिल की जो अच्छी बातें हैं, जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, उनके बारे में किसानों को सरल भाषा में समझाना चाहिए ताकि विपक्षी दल या पार्टियां उन्हें भड़का ना सके, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। आपको याद होगा 1991 में कांग्रेस के द्वारा निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस निजीकरण की प्रक्रिया में ही ओपन डोर पॉलिसी भी आरंभ की गई थी। तब क्या विरोध तो तब भी हुआ होगा, लेकिन उस समय और परिस्थितियों के अनुसार वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं सही थी और परिणाम बच्चों
या साथियों सभी के दोहरे रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन जहाँ बुरे परिणाम कम प्रतिशत में हो तो वहाँ हमें नए और अच्छी चीज़ों को अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। तो भारत सरकार को अपने बिल के बारे में एक एक चीज़ हर राज्य के किसानों को बतानी चाहिए, जिससे कोई भी किसान किसी भी तरह से भ्रमित ना हो और उसे कोई भी भड़का ना सके। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।